साथियों, आज हमारे बीच में स्वाध्याय चिंतन के क्रम 132 क्रम में आदरणीय डॉक्टर अरविंद डोगरा जी का स्वागत है। आज का विषय है रक्तदान, ब्लड डोनेशन। जहां तक मुझे ज्ञात पड़ता है कि आप 108 बार से भी ज्यादा रक्तदान कर चुके हैं, मोटे। 110 110 और 110। जहां तक व्यक्ति रक्तदान करने से डरता है, तो आपने उस मिथ को भी तोड़ा और कोरोना के वक्त में आपने 18-18 घंटे कार्य किया। अब मैं आदरणीय बड़े भाई मुकुल गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि डॉक्टर साहब के विषय में दो शब्द कहें। आदरणीय मुकुल गुप्ता जी। धन्यवाद अरविंद जी। आज आप ऐसी शख्सियत को इंट्रोड्यूस करने के लिए मेरे को आपने निवेदन किया जिनसे मेरा बहुत पर्सनल अंतरंग गुफ्तगू हुआ, और मैं इनकी व्यक्तित्व से, इनकी सेवाओं से बहुत ही पर्सनली प्रभावित भी हुआ। गजब की सेवा, गजब का सेवा भाव। मतलब अगर सही मायने में एक डॉक्टर की भूमिका देखी जाए तो वो हमारे डॉक्टर डोगरा हैं। अरे बहुत मानवता की जिस कदर इन्होंने सेवा की है, और आईसीयू में जिस तरह से पेशेंट्स को ये देखते हैं, वो एक बहुत ही बड़ी, मतलब मैं कहूँगा बहुत सेक्रीफाइस की बात है। समय की परवाह नहीं इन्हें। मैंने इनको 24-24 घंटे लगातार ड्यूटी पर देखा है, बिना छुट्टी लिए। तो मतलब ऐसा व्यक्तित्व है इनका। आईसीयू के बहुत ही महारथी, मैं तो मानूंगा कि गाजियाबाद को एक ऐसी देन मिली है डॉक्टर अरविंद डोगरा जी के उसमें, कि हम लोगों की पीड़ा, हमारे परिचितों की पीड़ा को इन्होंने बहुत अच्छे से डील किया है और बहुत अच्छे से उनका उपचार किया है। मैं शत शत नमन करता हूं आपको, और आपसे विनती करूंगा कि आज का उद्बोधन आप स्टार्ट करें। देखिए, बिफोर, इससे पहले कि मैं रक्तदान के ऊपर बोलूं, कुछ ठीक है, कोविड में काम करा, उसके पीछे एक बेसिक नेचर थी। मैं एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं, मैं गलती से डॉक्टर बन गया। मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी डॉक्टर बनने की। मेरा, क्योंकि मैं डोगरा हूं, तो हम लोगों की फर्स्ट चॉइस आर्म फोर्सेज होती थी। तो मैं मेडिकली अनफिट हुआ था एनडीए में। बहुत पुरानी बात है, 17 साल की उम्र थी सन 82 में। तो फिर दूसरा ऑप्शन मेरा मेडिकल था, मेडिकल में आया। तो कोविड टाइम में वो अंदर का फौजी आज भी नहीं मरा, वो जिंदा रहता है। दूसरी एक चीज़ जो मेरे को, ठीक है, बाकी लोगों का बिहेवियर था, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। 99% लोग इस देश के जितने भी चिकित्सक हैं, वो उन मेडिकल कॉलेजेस से निकल के आए हैं जिसका कि इस देश की जनता के टैक्स से वो मेडिकल कॉलेजेस चलते हैं, यानी कि हमारी पढ़ाई उस टैक्स से हुई। तो आज उस देश के नागरिकों को हमारी ज़रूरत है तो हम पीछे हट जाएं। मेरे को जरा वो चीज़ मेरी फितरत में नहीं थी, तो इसलिए लगे ठीक है, हमारी तो लोग हैं, तो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो वो जुनून आगे ले जाता गया। खैर, छोड़िए उन चीज़ों को। दूसरी चीज़ एक और मैं करेक्ट कर देता हूँ, मेरा 108 नहीं 110 बार कर चुका हूँ मैं अब तक। तो अब अगले महीने फिर ड्यू है, देखते हैं यहाँ भी करें ड्यू तो करें। और बिफोर स्टार्टिंग ये ब्लड डोनेशन के बारे में, रक्तदान के बारे में थोड़ी सी एक छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री लीजिए। क्योंकि ब्लड डोनेशन सबसे पहले, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, 1600 और 1700 के बीच में हुआ था। और उसमें ये जर्मन कुछ चिकित्सक थे, उन्होंने शुरू करा था। लेकिन उन्होंने इंसान को ब्लड में नहीं दिया था, उसमें भीड़ का खून इंसानों को चढ़ाया गया था। कोई पता नहीं था इस बारे में। जिनको चढ़ाया गया वो मरे भी, तो उनको सजा भी हुई, पकड़े गए, ये सब चीज़ें हुई। लेकिन ये सतत प्रयास चलते रहे। तो सबसे पहले ब्लड डोनेशन के अंदर जो ग्रुपिंग का सिस्टम आया, एबीओ जिसको हम लोग आजकल कहते हैं, ये 1900 में इसके बारे में मालूम पड़ा। तो वो साइंटिस्ट थे, ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे, ज्यू थे, कार्ल लैंडस्टीनर उनका नाम था, जिन्होंने एबीओ ग्रुपिंग का सिस्टम दिया। बस उन्होंने सिर्फ ए, बी और ओ के और ए बी के बारे में बताया था। इसके अलावा पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में नहीं बताया था। उसकी रिसर्च करने में भी तकरीबन 37 साल लगे, जो कि 1937 में मालूम पड़ा कि इनके साथ ये ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव भी हो सकता है। तो मूलतः इस प्रकार से 4 ब्लड ग्रुप होते हैं।
और नेगेटिव पॉजिटिव को कर दें तो 8 ब्लड ग्रुप हो गए पॉजिटिव नेगेटिव को करके। और दूसरा जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ब्लड को आप सिंपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं माने। ब्लड भी अपने आप में एक टिश्यू होता है। जैसे आप किसी को किडनी ट्रांसप्लांट में किडनी की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है तो एक वो टिश्यू ट्रांसफ्यूजन हो रहा होता है। तो इसको टिश्यू ट्रांसफ्यूजन कह लीजिए या ब्लड डोनेशन में कॉमन में कह लीजिए, वो एक दोनों का रूप एक ही है, तो इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। पूरे विश्व भर का जो आंकड़ा कहता है, हर 3 सेकंड से लेके 3 मिनट पर किसी न किसी व्यक्ति को खून की आवश्यकता होती है। इतनी ज़्यादा डिमांड है इसकी, और अभी भी हम लोग इंडिया में तो काफ़ी पीछे हैं। तो मैं स्टेप वाइज सारी चीज़ें बताता जाऊंगा। लेक्चर हो सकता है बहुत बड़ा ना हो, क्योंकि जनरल टाइप की नॉलेज देंगे, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसकी, क्योंकि बहुत साइंटिफिक चीज़ें होती हैं, हो सकता है आप लोगों की समझ में ना आए। अगर पूछना चाहेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा उसके बारे में। तो ब्लड ग्रुपिंग का जो सिस्टम उन्होंने डेवलप करा, वो होता है हमारे शरीर में कौन से ग्रुप के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज़ हैं या कौन सी एंटीजन है, तो उसके हिसाब से ए बी और ओ ग्रुप को डिसाइड किया गया। अगर कोई ए पॉजिटिव का होता है तो ए पॉजिटिव वाला ब्लड दे सकता है सिर्फ ए पॉजिटिव को ही, लेकिन ए नेगेटिव का कोई ब्लड ग्रुप है वो ए पॉजिटिव को भी दे सकता है और ए नेगेटिव को भी दे सकता है। सेम फॉर बी, ए बी एंड ओ। अब आज ये हम लोग 10वीं क्लास तक पढ़ते आते थे कि ओ ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, जबकि ये मिथ गलत है। उसमें करेक्ट चीज है कि ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है, ना कि सिंपल ओ ग्रुप। ओ नेगेटिव इज ए यूनिवर्सल डोनर, ओ पॉजिटिव नहीं हो सकता। अब आइए, इसमें लोगों में मिथ है कि कौन सा एज ग्रुप दे सकता है। पहले तो इसी लाइन पर आते हैं। तो ये हमारे देश में जो डिसाइड की गई है गाइडलाइन, वो 18 से 65 साल का स्वस्थ व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है। कुछ देशों के अंदर वो एज 16 साल से शुरू होती है, कुछ में 17 साल से भी शुरू है। आई थिंक यूरोप में 17 है और अमेरिका में 16 साल का व्यक्ति, या बच्चा ही बोलिए, जवान बच्चा, वो ब्लड डोनेट कर सकता है। और कुछ कंट्रीज के अंदर मैक्सिमम एज 65 से बढ़ाकर 70 साल तक की हुई। तो ये पॉजिटिव चीज़ें होती हैं जिनका कि आप ब्लड डोनेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कि जो हम सिलेक्शन क्राइटेरिया करते हैं कि कौन सा व्यक्ति जो है ब्लड दे सकता है, तो उसमें एक तो एक एज ग्रुप आ गया, दूसरा उसके बाद आता है उसका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मेनली अगर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लेके चलें तो 12 साढ़े 12 से उसका हीमोग्लोबिन होना चाहिए कम से कम। एंड उसमें एक कंडीशन आती है जिसमें डबल फेरेसिस आरबीसी कहते हैं, उसके अंदर आपको हीमोग्लोबिन 14 होना चाहिए, लेकिन आप मोटा मोटा 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर याद रखिए कि 12.5 हमारा कम से कम हीमोग्लोबिन होना चाहिए, तभी आप ब्लड डोनेट दे सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वेट। मिनिमम वेट इज 50 kg। अगर आपका वजन इससे कम है तो आप नहीं दे सकते। हाँ, अपर लिमिट ऑफ वेट कोई नहीं है। 90 साल का आदमी भी दे सकता है, 110 का भी दे सकता है, वो अपर लिमिट कोई भी नहीं है। हाँ, लेकिन अपर लिमिट में एक प्रॉब्लम आ जाती है कि आदमी अगर जितना ओबीज होगा तो उसका वेन्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए वो कई बार डेफर करना पड़ता है। डेफर साइंटिफिकली नहीं, कि हम उसका निकाल इसलिए नहीं पा रहे कि हमें नसी नहीं मिलती, तो ये रीज़न सॉरी, ये उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि ये ओवरवेट इज नॉट ए क्राइटेरिया सिर्फ मिनिमम वेट का होता है। इसके बाद कई बीमारियां होती हैं, मोटे तौर पे 4 बीमारियां हैं जिनको अगर वो है तो वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। उनको बीमारियां कौन सी हैं? जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, किसी को सिफिलिस है वो नहीं दे सकता, या कोई HIV पॉजिटिव, जिससे कॉमन लैंग्वेज में हम लोग एड्स कहते हैं, वो ब्लड नहीं डोनेट कर सकता।
बाकी चीजें आती हैं, कई बीमारियां होती है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है किसी को, कोई तो वो लोग ब्लड नहीं दे सकते। ब्लड बाकी सारे लोग फ्री होके ब्लड दे सकते हैं। ब्लड देना कोई बड़ी बात नहीं होती है, टिश्यू ट्रांसफ्यूजन है। आज की तारीख में ये बहुत चल रहा कि कि मेरे को तो वैक्सीन लगी है तो मैं नहीं दे सकता ब्लड। तो मैं सिंपल कोविड के बारे में बताऊंगा। कोविड का वैक्सीन जो है ये एक इनर्ट वैक्सीन है। वैक्सीन की बहुत वैरायटीज होती हैं, लाइव एटीन्यूएटेड, उनमें से ये की है, इसको कहते हैं हम लोग इनर्ट वैक्सीन। अगर किसी को इनर्ट वैक्सीन लगी है तो ये व्यक्ति 14 दिन के बाद ब्लड दे सकता है। अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है, कोई भी व्यक्ति जिसका ऑपरेशन हुआ है, अगर माइनर सर्जरी है, रूटीन टाइप की सर्जरी करी है, तो वो उसका डेफरल पीरियड, या आप ये कहें कि वो 6 महीने के बाद ब्लड दे सकता है। अगर कोई मेजर सर्जरी हुई है, कोई और कॉन्ट्राइंडिकेशन या कोई और डेफरल नहीं है, तो 1 साल के बाद। हाँ, अगर किसी का मेजर ब्रेन सर्जरी हुई है, तो ब्रेन सर्जरी वाले जितने भी पेशेंट होते हैं वो परमानेंट डेफरल हो जाते हैं, वो फिर ब्लड नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनमें चांसेस होते हैं कि इनको दौरा भी पड़ सकता है या और 50 प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए वो परमानेंट डेफरल में चले जाते हैं। बाकी अगर किसी की सर्जरी हुई है वो बिल्कुल दे सकते हैं ब्लड। सेम होता है, हिंदुस्तान को कहा जाता है डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, क्योंकि जितने डायबिटिक पेशेंट इंडिया के अंदर हैं वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो ये कहना कि डायबिटिक पेशेंट ब्लड नहीं दे सकता, गलत है। डायबिटिक पेशेंट भी ब्लड दे सकता है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस होती है। अगर डायबिटिक पेशेंट इंसुलिन नहीं ले रहा और ओरल मेडिकेशन से उसका शुगर कंट्रोल चल रहा है, तो डायबिटिक पेशेंट है, अगर वो डायबिटिक पेशेंट का शुगर कंट्रोल ठीक ठाक चल रहा है ओरल मेडिसिन पे, अगर इंसुलिन नहीं ले रहा तो वो ब्लड को डोनेट कर सकता है। हाँ, इंसुलिन ले रहा है तो वो बिल्कुल भी नहीं ले सकता। ऐसी कार्डिक पेशेंट्स आते हैं। कार्डिक पेशेंट का अगर स्टेबल पेशेंट है, उनको कईयों का हार्ट फैल जाता है, तो वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर सारी चीज़ें ठीक हैं उनकी और वो बहुत ही इंसिस्ट करता है, क्योंकि ये कुछ एक वर्ड में कई जगह हुआ जिसे कहते हैं ऑटोलोगस ट्रांसफ्यूजन, मतलब अपना ही खून मैंने पहले दे दिया, फिर वो मेरा कोई ऑपरेशन होना कुछ होना है तो उसमें मेरे को ही चढ़ाया जाएगा। तो उसके लिए 5 दिन के लिए जो एस्पिरिन वगैरह की जो ब्लड थिनर्स होते हैं वो बंद करते हैं, फिर उनका ब्लड निकाल लेते हैं, फिर जब भी सर्जरी प्लान की जाती है तो उसको दे सकते हैं। तो लेकिन रूटीन तौर पर उनका ब्लड लिया नहीं जाता, लेकिन थ्योरेटिकली यस दे कैन डोनेट। किडनी फेलियर का पेशेंट कोई है, नो वे, दे कैन नॉट डोनेट। अगर किडनी कहीं पर भी इन्वॉल्व है, मैं पर्सनली मना करता हूँ। थ्योरेटिकली वैसे अगर लेके चले तो देयर आर सम सर्टेन पॉइंट्स जिसमें कि आप ब्लड डोनेट करना चाहे वो भी कर सकते हैं, लेकिन उनका किडनी फेलियर की वजह से ब्लड रहता ही कम है तो वो डोनेट कहाँ से करें, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है। फिर आते हैं आपके कैंसर पेशेंट। कैंसर पेशेंट या कोई भी सॉलिड ट्यूमर बॉडी के अंदर हो, वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। ये तो मोटा तौर पे ये हो गया कि कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता। एक अब आते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए मैं किसी ब्लड डोनेशन कैंप में पहुंच गया। बहुत सारे लोगों में मिथ होती है कि कमजोरी आती है। आप मुझे देख लीजिए, मुझे कहीं से
कमजोर तो मैं लग नहीं रहा, जबकि 110 बार मैं डोनेट कर चुका। होता क्या है कि अगर आपने ब्लड डोनेट करने के लिए आप गए, आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा, तो ठीक है, उसमें सर्टेन क्राइटेरिया देखते हैं। हाँ, डेफिनेटली जितने लोग बैठे हो सकता है कुछ इनमें से अल्कोहल लेते हैं, तो उसमें कॉलम होता है कि आपने अल्कोहल 24 घंटे में तो नहीं लिया। वो क्राइटेरिया है कि अगर आपको अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन हो रहा है देन यू कैन नॉट डोनेट। अगर आपको अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन नहीं है यू कैन डोनेट। तो वो एक रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, तो इंटॉक्सिकेशन वाला तो वहाँ डोनेशन कैंप तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो वहां पर आपसे वो कंसेंट वगैरह दिया जाता है। कंसेंट लेने के बाद आप डोनेट करने के लिए पहुंचते हैं। तो उसमें ग्रुपिंग करेंगे, वेट करेंगे, आपका हीमोग्लोबिन चेक किया जाएगा, सारी चीज़ें होती हैं। अब आता है डोनेशन करना। यूजुअली आपकी एल्बो के पास जो मोटी सी वेन होती है उसी में से वो निकाला जाता है। जो निकाला जाता है दैट इज ऑलवेज होल ब्लड। क्वांटिटी जो रहती है वो 350 टू 450 ml होती है। 350 को हम नॉर्मल यूनिट कहते हैं और 450 ml को मेजर यूनिट डोनेशन कहा जाता है, डिपेंडिंग ऑन योर वेट एंड आपका जो हीमोग्लोबिन कितना उसके ऊपर डिपेंड करता है। बेहतर ये रहता है कि अगर आप डोनेशन करने के लिए पहुंचे तो रफली 500 ml वाटर पिए, क्योंकि आपकी बॉडी में से फ्लूइड निकाला जा रहा है, और क्योंकि जब निकाला जाएगा तो बॉडी में फ्लूइड कम हुआ तो चक्कर आने के चांसेस रहते हैं। इसी को चक्कर जो आते हैं इसको हम कहते हैं वेसोवेगल, जो कि एक टेम्परेरी फेज होती है, कोई परमानेंट नहीं होती कभी भी। और फर्स्ट टाइम जो देता है उसको ज़्यादा आते हैं, लेकिन अगर रेगुलर दे रहे होते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती। आप ब्लड डोनेट तो बच्चों में जो आजकल टेंडेंसी है टैटू बनवाने की, जहाँ पर मैं आई थिंक वहीं पे रुका था, तो टैटू जो बनवाते हैं वो रिलेटिवली आपका 6 से 12 महीने के लिए दे कैन नॉट डोनेट ब्लड, ये एक रिकमेंडेशन है। और उसके बाद उनकी टेस्टिंग की जाती है, क्योंकि उसमें पियर्सिंग हुई है, तो दे कैन समटाइम्स कैन बिकम या तो हेपेटाइटिस बी सी इस टाइप की कॉमनली। और कुछ केसेस में देखा गया है HIV तक उन लोगों ने कैरी कर लिया कि वो जो टैटू बनाने वाला है वो कितना सफाई से काम कर रहा है। तो उनका ध्यान रखना पड़ता है कि वो 6 से 12 महीने तक ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। इस मामले में स्ट्रिक्ट है सारे के सारे, तो उसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और हालांकि मेरी तो यह होती है कि ये चीज़ डिस्करेज करी जानी चाहिए, वेस्टर्न कल्चर में गंदगी फैलाई हुई है। अब जब आप करने जा रहे हैं, ब्लड डोनेट करने के लिए जा रहे हैं, जो कि आपकी एल्बो में से जो होती है वहाँ पर मेन मोटी सी वेन उसमें से निकाला जाता है, तो वहाँ पे स्कार हो या टैटू मार्क हो, प्रॉपर क्लीनिंग करके ही उसको निकाला जाता है। 350 टू 450 ml निकाला जाता है। ये ब्लड बैंक में जाने के बाद हियर कम्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये सिर्फ होल ब्लड निकाला गया, पूरा ब्लड निकाला गया। जबकि ब्लड जो होता है उसमें 3 फैक्टर मेन होते हैं, 3 से 4। वन इज द प्लाज्मा, जो कि उसका लिक्विड फॉर्म होता है और उसमें सस्पेंडेड चीज़ें होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट। डेंगू के टाइम में बहुत लोगों ने उसका नाम सुना, प्लेटलेट्स का। तो ये बाकी चीज़ें सस्पेंडेड होती हैं, और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें सस्पेंडेड होती हैं, जिसमें कि क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं हमारे। क्लॉटिंग फैक्टर के साथ साथ प्रोटीन और बहुत सारे एंटीबॉडीज़ वगैरह सब हमें जो है ब्लड के अंदर मिलती हैं। ब्लड इज़ ए फैंटास्टिक थिंग। अब उसको वहाँ से निकालने के बाद जो ब्लड बैंक में जाता है, पहला कंसेप्ट ये होता था कि किसी को भी अगर ट्रांसफ्यूज़न करना पड़े तो उसको पूरा ब्लड ही चढ़ा दिया जाता था। वो कंसेप्ट पुराना हो गया, अब वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अब आपको शरीर में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वही चीज़ आपको ब्लड में से निकाल के दी जाएगी। तो ब्लड के मोटे तौर पे 3 कंपोनेंट बना लिए जाते हैं, जिसमें से प्लेटलेट्स को अलग कर लेते हैं, आपका प्लाज्मा को अलग कर लेते हैं, और रेड ब्लड सेल्स को अलग कर लेते हैं। अगर किसी को ब्लीडिंग हुई है किसी भी वजह से, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, डिलीवरी के टाइम पे ब्लीडिंग हो गई, किसी को इंजरी हो गई, किसी का BP बढ़ा हुआ है और उसकी नाक में से खून निकल रहा है, किसी का ब्रेन हैमरेज हो गया और वो पेशेंट ऑपरेट किया जाना है, उसका हीमोग्लोबिन कम है,
वहाँ पर सब में उन लोगों को हम लोग इनवेरिएबली जो प्रेफर करते हैं वो रेड ब्लड सेल्स, पैक सेल्स कहते हैं उनको, पैक रेड ब्लड सेल्स का ट्रांसफ्यूजन करते हैं। कुछ पेशेंट होते हैं जिनको जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, इन सबको भी पर्टिकुलरली थैलेसीमिया को आप ओवरलोड नहीं कर सकते, क्योंकि उनको हर 2 से 3 हफ्ते या कई बार 1 हफ्ते में ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो उनकी रिक्वायरमेंट, उनके शरीर के अंदर आरबीसी ही टूट रही होती है, तो उनको पैक्ड रेड ब्लड सेल्स ही दी जाती है, और वही फिर कंपोनेंट से फ़ायदा उनको मिल जाता है। हाँ, हीमोफीलिया का पेशेंट होगा उसको मैं प्लाज्मा देना शुरू चाहूँगा, क्योंकि उसको चाहिए क्लॉटिंग फैक्टर्स। सेम थिंग, लिवर फेलियर के पेशेंट इस देश के अंदर बहुत बढ़ गए हैं, और लिवर फेलियर में जो ब्लीडिंग उनको होती है वो इसलिए होती है कि लिवर ही हमारा बनाता है क्लॉटिंग फैक्टर्स, और वो डैमेज हो गया, तो वो कहाँ से मिलेगा? वो सारे क्लॉटिंग फैक्टर प्लाज्मा से मिलेंगे। और डेंगू के अंदर प्लेटलेट काउंट कम होता है। हाँ, अगर 20,000 से जाता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो उसमें उनको हमें प्लेटलेट देनी पड़ती है। आप ये प्रक्रिया से चलते रहे तो आप जो भी डोनर होता है उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, किसी की जिंदगी जरूर बच जाती है, और एक आदमी इस प्रकार से 3 व्यक्तियों की जान बचा सकता है। एक की नहीं, आप 1 यूनिट दे रहे हैं तो 3 अलग-अलग जगह 3 अलग-अलग मरीजों में इस्तेमाल हो रही है, तो आपने एक जिंदगी नहीं बचाई, 3 जिंदगी बचाई। और फिर आता है कि डेंगू के अंदर आप लोगों ने सुना होगा जंबो पैक कहते हैं उसे। जंबो पैक कुछ नहीं होता, या तो एक ही ग्रुप के 5 डिफरेंट जो निकाले गए हैं उसमें से कंपोनेंट्स, उनको स्मॉल यूनिट्स कहते हैं, तो वो 5 मिला के एक जंबो पैक बना दिया जाता है। और दूसरा चीज होती है जिसे कहते हैं एफेरेसिस। एफेरेसिस में आपका ब्लड निकाला जाता है, वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। 50 ml निकाला, उसमें से प्लेटलेट अलग करी, और बाकी सारा अंदर प्लेटलेट आपके शरीर में से निकाली जाती है। बाकी प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स आपके शरीर में वापस भेज दी जाती है। इसलिए वो प्रक्रिया लंबी होती है, तकरीबन 1.5 घंटा उसमें लगता है। तो वो एफरेसिस की कंडीशन होती है, उसमें भी पेशेंट का प्लेटलेट काउंट बढ़ता है। हालांकि हम लोग वेट कर रहे होते हैं कि जब तक उसका नेचुरली नहीं बढ़ेगा तब तक हमें बाहर से उन चीज़ों को सपोर्ट करते रहना पड़ता है। इस देश में डेफिशिएंसी आज की तारीख में भी बहुत है, लैक ऑफ एजुकेशन बहुत है। लोग आज की तारीख में भी डरते हैं ब्लड डोनेट करने से। क्यों डरते हैं मेरी समझ में नहीं आता। होता कुछ नहीं है, मैं भी ठीक ठाक ही हूँ शरीर शारीरिक रूप से, दौड़ता हूँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ। ब्लड डोनेट करने से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल डोनेट करिए। डोनेट करते टाइम जब आपका जो भी ब्लड आपका निकाला जाएगा, जितने भी लैब्स होती हैं वो आपको रिपोर्ट जरूर भेजती हैं। मैंने जहाँ डोनेट करा, मेरे पास एक महीने के अंदर पूरा मेरा ब्लड रिलेटेड बायोडाटा मेरे पास आ जाता है, जिसमें मेरा पूरी बेसिकली जितनी मेजर डिजीज होती हैं, लाइक हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, मलेरियल पैरासाइट, सिफिलिस, उन सब के लिए चेक किया जाता है, तभी ट्रांसफ्यूज किया जाता है। और इनवेरिएबली ये पूरे वर्ल्ड का डेटा है, जितना भी ब्लड कलेक्ट किया जाता है। और कई बार क्या होता है कि आपको वो डिजीज़ है, लेकिन वो अभी मैनिफेस्ट नहीं हो पाई है आपके किसी भी शरीर के किसी भी जगह, या उसके अगेंस्ट जो भी एंटीबॉडीज़ बननी है वो बन नहीं पाई हैं। तो जब आपने ब्लड डोनेट करा उस टाइम तो आप नेगेटिव थे, लेकिन जब आपका चेक हुआ तब आप पॉजिटिव निकला। तो इस तरीके से समय अराउंड 13% ब्लड जो होता है वेस्ट जाता है, उस ब्लड को फेंक दिया जाता है। एक कंडीशन कहते हैं जिससे हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया वेरा। पॉलीसाइथीमिया वेरा मीन्स आपके अंदर ब्लड की मात्रा जरूरत से ज़्यादा है। हीमोग्लोबिन आपका 18-19 पहुंचा हुआ है। इतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन ये शरीर के लिए बहुत ही घातक है, ये अच्छा नहीं होता इतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होना भी। वो उनका ब्लड भी निकाला जाता है, लेकिन वो किसी को ट्रांसफ्यूज नहीं किया जाता, वो वेस्ट होता है। और यूजुअली वो कौन से पेशेंट होते हैं? हैवी स्मोकर्स, उनका हीमोग्लोबिन आपको हमेशा ज़्यादा मिलेगा। तो उसे पॉलीसाइथीमिया वेरा की वजह से अगर आपका ब्लड निकाला जा रहा है तो दैट्स ए वेस्ट ब्लड। अब ब्लड डोनेशन के फ़ायदे क्या हैं? ब्लड डोनेशन के फ़ायदे बहुत हैं। अगर आपका कोई भी चीज़ है उसमें से कुछ आप निकाल लें, तो निकाल ली तो वो उसका अमाउंट तो डाइल्यूटेड हो जाएगा ना।
मान लीजिए किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, अगर आपने ब्लड डोनेट करा तो ये आपको एक बून इन डिस्गाइज है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल अपने आप ही नीचे चला जाएगा। तो काफी हद तक तो चीजें थोड़ा सा ही निकाली, लेकिन निकाली तो सही बात है। और एक डोनेट करने के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे फील होती है, एक जो मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो आपको जिंदगी भर में चाहे कितना ही पैसा खर्च कर ले, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा आपको। आप किसी की जिंदगी बचा रहे हैं, दैट्स अ बिगेस्ट थिंग। तो ब्लड डोनेशन के बारे में तो इतना ही है। कुछ पूछना तो अब ओपन करते हैं सेशन को, पूछिए मेरे से जो कुछ डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि डॉक्टर साहब के बारे में जितना भी कहा जाए, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और इनसे तो एक डेडिकेशन, इनके प्रोफेशन के प्रति इतनी जबरदस्त डेडिकेशन है, जो कि मतलब वाकई देखते हैं तो सीखने को मिलता है कि इंसान से कैसे अपने आप प्रोफेशन से लव करें या प्यार हो जाए आपको अपने प्रोफेशन से। तो वो चीज डॉक्टर साहब को देख के बिल्कुल मन में आती है बात। और उसके ऊपर सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर साहब एज अ ह्यूमन बीइंग ही इज अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। आई वुड रादर से एज ए परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। आप मतलब मैं इनको आइडलाइज करता हूँ कि काश हम भी ऐसे हो सके, हमारा भी दिल और मन इस तरह का हो सके जैसा डॉक्टर साहब का बड़ा दिल और बड़ा मन है जी। ये बड़ी बात है, मैं जरूर कहूँगा डॉक्टर साहब के लिए। डॉक्टर साहब बस एक आप में से कंफ्यूजन क्लियर कर दिया कि डायबिटीज वाले भी क्या कहते हैं डोनेट कर सकते हैं। आपने लेट ज्वाइन करा है। बेसिकली अगर डायबिटिक पेशेंट है, इंसुलिन नहीं ले रहा और उसका शुगर कंट्रोल चल रहा ओरल मेडिकेशन के ऊपर, यस ही कैन डोनेट। अगर मेरा इंसुलिन 2 महीने पहले बंद हो चुका है तो मैं डोनेट कर सकता हूँ जी? शुगर कितना चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है जी। अगर शुगर कंट्रोल चल रहा है, इंसुलिन बंद हो चुका है मेरा बिल्कुल। अब दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, दे सकते हैं। अब आपके लिए अगली बार जब आप देंगे तो मैं आपके साथ दूंगा जी। वो डोनेशन वाले कहना है डॉक्टर को मुझे समझाना पड़ेगा, फिर वो आप इसलिए कह रहा हूँ आपके साथ दूंगा मैं। जब आप दोगे तो मैं आपके साथ दूंगा, डोनेट करूंगा इस बार। जब भी आप डोनेट करो मुझे बताना, आपके साथ ये डोनेट करूंगा। गाइडलाइन मेरी अपनी नहीं है, ये WHO की गाइडलाइन है। अच्छा जी, ठीक है। ये जितने भी डेफरल्स और ये टेम्परेरी डेफरल, ये परमानेंट डेफरल, तो ये WHO जितनी भी गाइडलाइन मैंने बताई है WHO की गाइडलाइन है। ये इंडिया की गाइडलाइन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। अच्छा, तो मान्यता तो है इंडिया में इसकी? हाँ जी, WHO तो पूरे वर्ल्ड में मान्यता है। बस हाँ, एज का जो रखा हुआ क्राइटेरिया वो अलग अलग है। वो लेजिस्लेशन हमारे कंट्री में बॉडी स्ट्रक्चर या जो इसकी वजह से भी इन्होंने करा होगा। हालांकि ये सब चीजें ICMR डिसाइड करती है। तो उसमें इन्होंने एक डोनेशन की एज 18 से 65 रखी हुई है और हीमोग्लोबिन 12.5, वेट 50 kg प्लस। डॉक्टर मेरे मन में भी कुछ सवाल आए मन में। एक तो कि ब्लड की लाइफ कितनी होती है, मतलब जो हम ब्लड देते हैं उसको कब तक आप प्रिजर्व सकते हैं? मतलब डिपेंड करता है जी। आपका प्लेटलेट्स अगर होती हैं तो यू कैन कीप फॉर आई थिंक मैक्सिमम 7 days, प्रोवाइडेड आपका वो टेम्परेचर मेंटेन कर पाए, वो माइनस में रखना पड़ता है। ऐसी जो प्लाज्मा होता है वो फ्रीज किया जाता है, आई थिंक -70 पे रखा जाता है उसको। तो जब उसको निकालते हैं पेशेंट को देने के लिए, तो उसके पहले थॉइंग की जाती है। उसको गर्म पानी में नहीं रख सकते आप, रूम टेम्परेचर पे रखेंगे आप। वो धीमे धीमे जब वो लिक्विफाई हो जाएगा, देन यू हैव टू ट्रांसफर इट। तो डिपेंड करता है। होल ब्लड का 3 months के आसपास है ये चीज। देखो, ये जो अभी आपने बताया था कि ब्लड देने के बहुत फायदे हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, क्या इसमें और जैसे मानवता का तो हम सबसे बड़ा वो करते ही हैं कि वो है। इसके अलावा जिससे कि लोग इंकरेज हो, मतलब कि और जैसे भी आपने बताया कि डायबिटीज वाली दे सकते हैं, मतलब एक लोगों के अंदर इस तरह की भावना आए कि हम ब्लड देंगे तो और ज्यादा होगा। क्योंकि मुझे लगता है एक मिथ ये भी है लोगों के अंदर, कहीं ब्लड देने से कोई दूसरी बीमारी तो लेके नहीं आ जाएगा। एक कहीं ना कहीं ये भी एक मिथ रहता है आदमी के अंदर। नहीं, इसमें जो आज से पहले अगर मेरे से बात करते तकरीबन 20-25 साल पहले की, तो जो ब्लड डोनेशन का प्रक्रिया था वो एक भिन्न प्रकार का होता था। एक उसमें बोतल में लिया जाता था, अगर आपको याद हो, बैग में नहीं होता जी। और बोतल के अंदर वो निकालने वाली ट्यूब अलग से लगती थी। पहले वो बोतल में लगती थी, फिर आपके हाथ में लगाई जाती थी। तो दैट वाज द थिंग। तो वो सिस्टम जो है आपका ओपन सिस्टम हो गया। अब जो होता है ये क्लोज सिस्टम होता है, बैग से ही वो अटैच आती है और उसमें एंटीकोगुलेंट जो होता है बैग के अंदर ही होता है। तो प्रॉपर क्लीनिंग करा और उसके बाद आपका उसमें से ब्लड लिया गया, तो आपको चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन, क्योंकि वो ETO स्टराइल होती हैं सारी की सारी चीज़ें, जो बैग के मिक्सर नीडल होती हैं सब स्टराइल होती है और वो रीयूजेबल होती नहीं है।
क्योंकि जो आपका बॉटल वाला था वो बॉटल भरने के बाद उतना पीस अलग करके रख दिया जाता था। तो देयर यूज्ड टू बी, मतलब कोई मिस्चीवियस पर्सन हुआ, उसको धो धा के फिर से, यहाँ ग्लव्स बिक जाते हैं इस देश के अंदर, तो वो उसको भी रीयूज होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन इसमें तो वो प्रोसेस वो तो काट दिया जाता है, तो वो तो बैग के साथ अटैच है परमानेंटली, तो वो चांसेस आर क्वाइट मिनिमम नहीं होते। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम आदरणीय मुकुल गुप्ता जी से निवेदन करते हैं कि अपना जो है अपना डॉक्टर साहब ने बहुत सुंदर उद्बोधन दिया और काफी जो मिथ थे ब्लड के संबंध में बहुत दूर किए। और खासकर जो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कोरोना के वक्त में जो डॉक्टर साहब ने काफी लोगों की मदद करी वो वास्तव में काबिल तारीफ है। ये इसमें कोई जवाब नहीं, क्योंकि फीडबैक हमेशा एक मिलता नहीं, रहता है। मनोबल बनाने में तो डॉक्टर जी साहब हाँ। का जवाब नहीं है, पेशेंट का भी और पेशेंट के तीमारदारों का भी।